वो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग नीचे लेवल पे जाएंगे, फिर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 5 के लोगों को चुनेंगे। तो अभी तक लेवल 6, 5 एंड 4 में केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स एक तरफ से छट गए ऊपर इन 3 लेवलों में। और आपको मैं बताना चाहूँ, ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज हैं वो 26,000 है, 26,678। और +2 वाला जो सो कॉल्ड +2 जिसको कहा जा रहा है कि वैकेंसीज जो हैं वो 10,600 हैं, मतलब 2.5 गुना वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों में। तो 26,000 जो रिक्तियां हैं उस पे सबसे पहले इम्पैनल हो जा रहे हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका नंबर आ रहा है लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये +2 लेवल का पोस्ट है। तो ऑब्वियसली जब तक हम पहुंचते हैं लेवल 3 और लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फाइनल स्टेज में, तब तक ये 26,000 लोग तो ऊपर जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो काफी कम हो जाएगा, इन द सेंस कि ग्रेजुएशन वाले लड़के ऊपर चले गए, उनको एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट पे आने का राइट नहीं है। तो जो नीचे 3 और 2 के जो लेवल के पोस्ट हैं वो तो ज्यादा ओपन हो जाएगा ना, 10+2 जिसकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए। तो किसी भी हाल में ये तो फायदेमंद है ना कंबाइंड एग्जाम कराना। सिद्धार्थ, सर एक सही डिसीजन है, इसमें फायदा ही हो रहा है उनको। सर यही बात बार बार कही जा रही है कि नहीं नहीं इंटरमीडिएट वालों का हक मारा जा रहा है, तो उनको अश्योर करिए कि सर हक नहीं मारा जा रहा है। मैं बता तो क्या रहा हूँ ना, कहेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ कि सबसे पहले चूंकि 6, 5 और 4 लेवल हायर लेवल का हम लोग फाइनल पैनल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये लोग 26,000 लोग तो ऊपर चले गए। इन 26,000 में कई लोग आपको पास करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, लेकिन उनको बुला ही नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज में। तो जाहिर है कि ज्यादा पोस्ट 10+2 लेवल के अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल होगा। और एक ये विन विन सिचुएशन है जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं, अलग होता तो अच्छा रहता। अरे अलग होता तो वो लोग भी आ जाते, इसमें डबल जगह सेलेक्ट होते, अब तो एक ही जगह सेलेक्ट होंगे ना। इसमें हमारा क्लियर नियम है कि एक से ज्यादा जगह आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार और लॉजिकली भी ये 10+2 लेवल के अभ्यर्थियों के लिए एक फायदेमंद और विन विन सिचुएशन है। सिद्धार्थ सर एक और चीज कहा जा रहा है कि रेलवे का कहना है कि जो कुछ है सब नोटिफिकेशन के हिसाब से हो रहा है, और अभ्यर्थी कह रहे हैं नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि परीक्षा 2019 में ही होगी, लेकिन परीक्षा 2021 में हो रही है। अब उसके पीछे रीजन रहे होंगे, और रिजल्ट 2022 में मिल रहा है। अभी CBT 1 का ही रिजल्ट मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है जब फॉर्म भरवाया गया था तब उनका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, जिसके कारण उन्हें 10+2 लेवल के पदों पर ही फॉर्म डालना पड़ा था। अब जब रिजल्ट आ गया है तो ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ अलग है और 12वीं वालों का अलग अलग कट ऑफ के चलते अभ्यर्थियों का कहना है कि 12वीं के स्टूडेंट के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रह गई है। वह इसको सरासर नाइंसाफी कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी हमको कंसीडर किया जाता तो अब तो हम ग्रेजुएट भी हो गए। 10+2 में हमने अप्लाई किया, 3 साल में वी हैव डन ग्रेजुएशन आल्सो। ये तो वही बात हुई ना, जैसे फॉर्म निकला था उस समय 10+2 वालों के लिए, जो मान लीजिए यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका अपर एज लिमिट 30 साल था। अब आज उनका एज लिमिट 33 साल हो गया है, तो क्या वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे? इसमें सिंपल सी बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या एज हो, उसमें नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट दिया जाता है, उसी दिन उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब बाद में हायर क्वालिफिकेशन कोई ले ले या उसका एज बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन वालों का और 10+2 वालों का कट ऑफ अलग है। इसमें फॉर एग्जांपल आप देखें तो लेवल 5 में जो ग्रेजुएशन लेवल का पद है उसमें सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं, उसमें 17,300 रिक्तियां हैं, 17,393 रिक्तियां हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन है भाई? तो केवल ग्रेजुएशन के कैंडिडेट एलिजिबल है, 10+2 वाले एलिजिबल नहीं है। इसकी तुलना में आप लेवल 2 देखें तो 5,663 रिक्तियां हैं। इसमें एलिजिबल कौन है? 10+2 वाले भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी, मतलब कोई भी जो 10+2 से ऊपर है वो एलिजिबल है। तो अगर आप देखें तो कैंडिडेट की संख्या लेवल 2 में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लेवल 5 में काफी घट जाती है। लेवल 5 की रिक्तियां जो हैं 3 गुनी ज्यादा हैं,
लेवल 2 की रिक्तियां 1/3 हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो लेवल 2 में रिक्ति कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा एलिजिबल हैं, तो इन कारणों से लेवल 2 का कट ऑफ या लेवल 3 का कट ऑफ ज्यादा लगता है और इसका कट ऑफ कम लगता है, जो काफी लॉजिकल है। सिद्धार्थ, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग रहा है। अच्छा सर, एक और जो सवाल उठ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। जी। अब क्या प्रोसेस है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क दिया जा रहा है, क्यों नॉर्मलाइजेशन की बात है? और क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ऐसी बनाई गई है जिसमें अलग अलग चीजों को जो है आप बराबर कर रहे हैं। जरा समझाइए सर, है क्या नॉर्मलाइजेशन? सिद्धार्थ, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसमें एक से ज्यादा शिफ्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन पिक्चर में आ जाता है। मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिखाता हूं जो स्लाइड 3 में है। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, देख के कुछ समझ में नहीं आता है और इसमें सारे कैरेक्टर्स को चूंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं लेमन टर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूं जिससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। अब सपोज कीजिए एनटीपीसी का CBT 1 ये 57 दिन एग्जाम चला था, 57 डेज, 100 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अब किसी एक दिन के शिफ्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, हर डे 2 शिफ्ट होते थे। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 50,000 लड़के अपीयर हुए, 50,000 बच्चे अपीयर हुए और 100 नंबर के एग्जाम में सबका एवरेज मार्क्स जो निकाला गया वो 60 मार्क्स था। फिर उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में अगेन 50,000 लड़के अपीयर हुए और उनका एवरेज मार्क्स जो था वो 100 में 50 मार्क्स था। तो फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 60 था, सेकेंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 50 था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेकेंड शिफ्ट के लड़के कम मजबूत थे या फर्स्ट शिफ्ट के लड़के ज्यादा तेज थे। इसका सिंपल यही मतलब हम लोग मानते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जिसमें कम मार्क्स आया है उसका सवाल का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। तो प्रैक्टिकली डिफिकल्टी लेवल को एक लेवल पे मेंटेन करना जहां 100 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन जो है उसका बेसिक आइडिया ये है, एक मैथमेटिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंडिडेट्स के मार्क्स को इक्वलाइज कर दिया जाता है जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम देते हैं। और मान लीजिए कि 100 शिफ्ट में देखें तो किसी एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स मान लीजिए 70 नंबर हो जा रहा है और सबसे कम वाले का मान लीजिए कि 55 नंबर हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन वो इक्वलाइजेशन की प्रक्रिया है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स है उसको एक मिडिल लेवल पे लाते हैं, जिसको कम मार्क्स है जिस शिफ्ट में उसको भी मिडिल लेवल पे लाते हैं और एक लेवल फील्ड बनाया जाता है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा था वो कोई आरआरबी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक साइंटिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको एसएससी यूज कर रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन आज के दिन में प्रिवेलेंट फॉर्मूला है और इससे पूरे डाटाबेस में लगा के एक लेवल प्लेइंग फील्ड और मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है। सिद्धार्थ सर, ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की और इतना टेक्निकल है ये फार्मूला जो है। हाँ, तो अलग चीज हो गई, इसको आपने समझाया कि किस कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका होता है जी, लेकिन बहुत साइंटिफिक फार्मूला है ये। अच्छा सर। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला आइटम जो है वो है कि सारे शिफ्ट में 100 शिफ्ट मान लीजिए हुए, सारे शिफ्ट में जो 0.1% हाईएस्ट मार्क्स गेटर हैं उनका एवरेज है, उससे घटाया गया सारे शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटा दिया गया। उसको डिवाइड जो हम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के जो टॉप 0.1% कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स, उनका एवरेज मार्क्स है, उसमें से उसी पर्टिकुलर शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसको घटाया गया। तो इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आता है जो एक से या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है, उससे फिर उसके मार्क्स को, एवरेज मार्क्स वगैरह को जोड़ के, इससे होता क्या है कि मार्क्स इक्वलाइजेशन होता है, एक रेशनलाइज हो जाता है मार्क्स। और इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का मार्क्स घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली जिनका घट जाता है वो मतलब कुछ ज्यादा बोलते हैं, जिनका बढ़ जाता है वो शांत रह जाते हैं।
तो बट दिस इज ए साइंटिफिक फॉर्मूला, और इससे मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है, जो जरूरी है, जिसके बिना रिजल्ट हो ही नहीं